बिहार की राजधानी पटना की नीट कांड ने, हॉस्टल कांड ने सिर्फ एक लड़की की जान नहीं ली, बल्कि एक लड़की अपनी जान गंवाई और उसके साथ हजारों लड़कियां बेजान हो चुकी हैं। उनके सपने मर चुके हैं, उनके ख्वाब कुचल दिए गए हैं, क्योंकि वो अब पटना छोड़कर अपने घर को लौट चुकी हैं और कोई आने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकती उस राजधानी पटना में, जिसको लेकर दावे ये किए जा रहे हैं हर दिन कि वहां पे सेक्स रैकेट चलता है। वहां पे इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं कि कोई भी बेटी महफूज नहीं है। हॉस्टल हॉस्टल की एक ही कहानी है। हो सकता है चुनिंदा बच्ची ऐसी हो जो बच पाई हो, जो पढ़ पाई हो, या वो पटना से निकल पाई हो, लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स सामने आए हैं जिसमें यह दावा किया गया कि दलाल गली गली में घूमते हैं पटना में। वो लड़कियों की उम्र के हिसाब से रेट तय करते हैं। वो वीवीआईपी को लड़कियां सप्लाई करते हैं। लड़की ज्यादा उम्र की है तो आधार कार्ड फर्जी बनवाया जाता है, जिससे कि उसकी कम उम्र दिखाई जा सके। ये बन गया है पटना, वो राजधानी पटना जहां से पढ़कर हम जैसे न जाने कितने लोग और कितनी बच्चियां निकली हैं। और इसीलिए मुझे तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि उस शहर में मैं रही हूं, मेरा वास्ता रहा है, मैं वहां से पढ़ाई की हूं। अगर उस शहर को इस तरीके से बर्बाद होते देखे हम, या वहां लड़कियों के सपने को कुचलते देखे, तो जाहिर सी बात है कि ये तकलीफ अपनी तकलीफ लगेगी। एक बच्ची की जान गई, एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ दरिंदगी की गई, लेकिन उसको ही कसूरवार ठहराने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स, आईएमए, मेडिकल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सब के सब जितने रसूखदार और पावरफुल लोग थे, उन्हीं को बचाने की कोशिश में सब लोग जुट गए। चाहे वो सहजानंद का क्लिनिक हो, या फिर उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल हो, या वहां के डॉक्टर सतीश हो, या फिर एसपी, एसपी, थानेदार, सब के सब, सबके गठजोड़ से अभी तक सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। एसआईटी का गठन हो चुका है, हॉस्टल सील हो चुका है, जहानाबाद में एसआईटी की टीम जाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन उन बच्चियों का क्या होगा जिन्होंने हमेशा के लिए भरोसा खो दिया, जिनको यकीन ही नहीं है पटना की सरकार पे, राजधानी की बिहार की सरकार पे, ना वहां के सिस्टम पे, ना वहां के अधिकारियों पे, ना वहां के अस्पतालों पे, ना वहां के डॉक्टर्स पे। उन बच्चियों का भरोसा कैसे जीता जा सकता है? कोई बताएगा मुझे? कोई है रास्ता, कोई तरीका है, कोई जरिया है जिससे कि इन बच्चियों का भरोसा जीता जा सके, जिससे कि वो अपने अपने जिलों से वापस पटना लौट सके, वो किसी हॉस्टल पे आंख बंद करके भरोसा करके वहां रह सके? है कोई तरीका, है कोई रास्ता जिससे कि ये राजधानी पटना में रहने वाली बच्चियां अब दोबारा लौट के आ सके, दोबारा पढ़ाई कर सके, दोबारा नीट की एग्जाम की तैयारी करें? है कोई तरीका? अभी तक किसी का स्टेटमेंट आपने सुना? चाहे वो सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, या फिर और दाहिने बाएं जो घूमते हैं राजनेता, किसी की बात आपने सुनी? किसी का कोई स्टेटमेंट सुना? किसी ने सार्वजनिक आकर ये दोहराया कि नहीं, अब नहीं होगा, मत जाओ ये शहर छोड़कर, ये शहर तुम सबके लिए ही तो सुरक्षित बनाया गया है, ये शहर तुम लोगों के लिए ही तो खूबसूरत बनाया गया है? कहा किसी ने? नहीं कहा। पटना में सब के सब सौदागर हैं, कोई शिक्षा का सौदागर, कोई अस्पतालों का सौदागर, कोई जान का सौदागर, कोई सुरक्षा का सौदागर। वहां सौदागर घूमते हैं, दलाल घूमते हैं, अगर देसी भाषा में मैं कहूं तो दलाल घूमते हैं, जिसकी चपेट में जो आ जाए, जो जिस तरीके से जिसको मूर्ख बना ले, उसके ऊपर जुल्म ढाले, उसको किसी परेशानी में डाल दे। पता है इन लड़कियों को कैसे ट्रैप किया जाता था? मैं वहां के लोकल लोगों से जब बात कर रही थी तो पता चला कि इन लड़कियों को ट्रैप करने का सबसे आसान तरीका निकाला गया था कि सबसे पहले अगर वो अपने किसी पुरुष मित्र के साथ घूम रही हैं, किसी लड़के के साथ घूम रही हैं, वो हॉस्टल छोड़ने कोई उनको आ रहा है, तो बाकायदा ये लोग वीडियो बना लेते थे और इस वीडियो के जरिए बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमने जिसके पास तुम्हें भेजा, अगर तुम वहां नहीं गई तो ये वीडियो तुम्हारे घर पे हम भेज देंगे। उस बच्ची को लगता था कि अब तो मैं ट्रैप हो चुकी हूं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और ऐसे में ना चाह कर भी वो कर गुजरती थी जो उसका कभी सपना ही नहीं रहा होगा, जो उसके कल्पना से भी परे हो। पटना तो वो ख्वाब लेकर ये आई थी
क्यों पढ़ाई करेगी, बड़े शहरों में जाएगी, मेट्रो शहरों में, वहां से विदेशों का सफर करेगी, वहां तक वो बुलंदी पर पहुंचेगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसे इस तरीके से ट्रैप किया जाएगा। लेकिन ये स्याह हकीकत बिहार की राजधानी पटना की है, जहां पे हॉस्टल हॉस्टल एक ही कहानी चल रही है। कोई अभी दावे के साथ आके कोई हॉस्टल वाला कह दे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। वहां के बारे में लोग ये दावा कर रहे हैं कि वहां सार्वजनिक इंजेक्शन मिल जा रहा है, नशे की गोलियां मिल रही है। मतलब शराबबंदी तो हर नाम के लिए है। जब मैं चुनाव के दौरान वहां पे थी तो ऐसी बातें मेरे कानों तक पहुंचती थी कि ये सूखे नशे का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे सूखा नशा हर छोटे मोटे दुकानों में मिल जाता है। ऐसी खबरें मैं सुनती थी और मेरे लिए ये आई गई बात हो गई थी। लेकिन जब यह हॉस्टल कांड हुआ और उसके पहले एक निजी अखबार ने जब एक रिपोर्ट तैयार की, एक खुलासा किया कि कैसे मंडी में तब्दील है पटना के हॉस्टल, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। और उसमें कई राजनेताओं का नाम सामने आया, कई पार्टियों का नाम, देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी का नाम भी सामने आया कि उससे ताल्लुक रखने वाले राजनेता भी इस कारोबार में आगे बढ़ रहे, फल फूल रहे हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज जब एक बच्ची की जान जा चुकी है, एक नहीं बल्कि 2 बच्ची की जान जा चुकी है, एक जहानाबाद और एक औरंगाबाद, तो हम सब यकीन नहीं कर पा रहे हैं, हम सब रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अभी भी हमारे मन में डर है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जानी है, अगर हम बोलेंगे तो मानहानि का नोटिस आ जाएगा, हम बोलेंगे तो जाने सरकार गिर जाए, हम बोलेंगे तो जाने क्या हो जाए। हमारे नहीं बोलने का ये असर होगा कि बिहार की कोई बच्ची पढ़ नहीं पाएगी। आप अगर बिहार से ताल्लुक रखते हैं या किसी दूर जगह से भी ताल्लुक रखते हैं तो आपको भी मालूम होगा कि किसी छोटे से जिले में पढ़ाई की व्यवस्था कितनी होती है। बमुश्किल वहां तक 12वीं तक बच्चियां पढ़ ले, वही बड़ी बात है। और बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो मौजूदा वक्त में हालात बने हैं वो तो शर्मसार करने वाली स्थिति है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं भी ढंग से पढ़ाई नहीं। प्राइवेट स्कूलों के नाम पर जो खोले जा रहे हैं वो किस तरीके का कारोबार है और वो कितना घिनौना बिजनेस है वो भी आप देख चुके हैं वक्त वक्त पे। उनके बारे में भी खुलासा होते रहता है। लेकिन अब पटना को लेकर हर दिन आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि शिक्षा माफिया, ये हॉस्टल माफिया, ड्रग्स माफिया, सूखा नशा बेचने वाले माफिया, डॉक्टरों का गिरोह जो गलत तरीके से लोगों को गुमराह करता है, जो शव पे पैसे वसूलते हैं, इन सबको बेनकाब करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इन बच्चियों के बहाने ही सही पटना को क्लीन करना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि पटना स्वच्छ हो हर तरीके से। यहां दलाल किसी गली में घूमे नहीं, किसी हॉस्टल के नीचे लग्जरी गाड़ियां ना लगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर ये हम नहीं कदम उठा रहे हैं, अगर हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में परेशानियां इससे भी ज्यादा बढ़ जानी है। क्या हुआ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बाद भी हुई ना घटना, क्योंकि तब भी हम सेलेक्टिव हो गए थे, तब भी हमने खुल के आवाज नहीं उठाई थी और इसीलिए दोबारा घटना हुई। अगर आज भी हम चुप रहें तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसीलिए जो बोल रहे हैं उनके आवाज में आवाज मिलाइए। अगर आपने चुप रहना चुना है तो किसी बोलते हुए को चुप मत कराइए। यही आपको करना है इस वक्त। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप पटना हॉस्टल कांड से जुड़ी हुई जो भी आपके पास जानकारी है, जो भी आपके जहन में दिमाग में चल रहा है, वो बेहिचक कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य का मामला है।